Okay. After question number 5, now we are going to see question number 7. But before question number 7, एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम समझते हैं. हर अभी क्वेश्चंस में नए नए टॉपिक्स आएंगे तो वो हम समझते जाते हैं. तो जैसे व्हाट आई वांट टू से इज, देखो हम ये वाले टॉपिक पर आएंगे, टॉपिक नंबर 3 पर. यस, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. देखो ये क्या होते हैं, ठीक है ना. तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, मेरी बात सुनना, ढंग से समझना, है ना. अगर कभी एच लिमिटेड एस लिमिटेड को गुड्स सोल्ड कर रहा है, मतलब होल्डिंग कंपनी इज सेलिंग द गुड्स टू सब्सिडरी कंपनी. अब अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को कुछ गुड्स सोल्ड करे और सब्सिडरी कंपनी ने वो सारे गुड्स आगे भेज दिए, बेच दिए, सोल्ड कर दिए, तो कोई बात ही नहीं है, फिर हमें और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. बट मैंने उसको कुछ गुड्स भेजे और उसमें से उसने कुछ गुड्स सोल्ड नहीं करे, तो इसका मतलब वो सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक में दिखाएगा, है ना. तो अब मेरे को इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा सर. तो आई वांट टू से, जब अब मैं इन दोनों चीजों को लाइन बाय लाइन ऐड करके दिखाना है, मुझे दोनों स्टॉक्स को ऐड करना है, तो आई वांट टू से कि उसके स्टॉक के अंदर तो एस लिमिटेड के स्टॉक के अंदर तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब मैं उसको मेरे साथ में ऐड करने वाला हूं तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसमें से तो हटेगा. और साथ में जो मैं वर्किंग नोट नंबर 4 बनाता हूं मेरे पीएनएल का, एच लिमिटेड के पीएनएल का, उसमें से भी लेस होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक. तो दिस इज कॉल्ड एज योर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. डाउनस्ट्रीम का मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स सोल्ड करा, और अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का मतलब इसका अपोजिट, सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स सोल्ड करा. कोई बोलेगा सर इसमें ऐसे क्यों पढ़ना है, वो तो स्टॉक में से तो वैसे भी लेस होना ही है ना, फिर अलग अलग क्यों समझना है. क्योंकि देखो बेटा, जैसे अमालगमेशन के टाइम भी पढ़ाया था कि जब आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो अगर जो भी कंपनी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, सेलिंग कंपनी होती है, तो सेलिंग कंपनी के अगर डेटर्स में कोई अमाउंट इंक्लूडेड है इंटर कंपनी डेट का, तो पीबीडी बनाते टाइम पहले वो लेस करो. तो ये चेक करना पड़ता है कि वो सेलिंग कंपनी का डेटर्स था या परचेजिंग कंपनी का. अमालगमेशन में पढ़ाया था ना ये वाला टॉपिक. अगर परचेजिंग कंपनी का डेटर्स है ना दोस्त, तो और इसका क्रेडिटर है, तो पीबीडी बनाते टाइम लेस करने की जरूरत ही नहीं है. अरे यार टॉपिक ध्यान आ रहा है. जब भी हम वो पीबीडी बनाते थे ना, न्यू कंपनी के एंट्रीज करते टाइम, अभी तो पढ़ाया है चैप्टर, तो पीबीडी बनाते थे न्यू कंपनीज के टाइम, न्यू कंपनी की जनरल एंट्रीज करते टाइम तो डेटर्स लिखते थे और पीबीडी बनाते थे. तो कभी भी हमें पीबीडी बनाना है तो इंटर कंपनी डेट को माइनस करके फिर जो अमाउंट बचा उसके ऊपर ही पीबीडी बनाते थे. बट उसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर सेलिंग कंपनी के डेटर्स में इंक्लूड होता परचेजिंग कंपनी, तो ही तो माइनस करते. अगर इंक्लूड नहीं होता, अगर वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड होता सेलिंग कंपनी के, तो पीबीडी बनाते टाइम माइनस करने की जरूरत नहीं है. ये वाली बात आई थी अमालगमेशन के टाइम. अब वैसे मैं बोल रहा हूं, अगर एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को गुड्स सोल्ड करा तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, और एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को सोल्ड करा तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. ऐसा क्यों ध्यान रखना होता है, क्योंकि सुनो, अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ तो जो वर्किंग नोट नंबर 4 पीएनएल बनाओगे आप एच लिमिटेड का, उसमें से माइनस करना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, और साथ में स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड में से माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. बट अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ ना, तो क्या करेंगे, तो सुनो, जब हम सब्सिडरी कंपनी का एनालिसिस करते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 या 6 बनाकर पीएनएल का, उसमें प्री पोस्ट दिखाते हैं, तो जो पोस्ट प्रॉफिट आएगा उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होगा. अगर अपस्ट्रीम हुआ तो जो पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी आएगा वर्किंग नोट नंबर 6 में, उसमें से माइनस करोगे आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, और साथ में जो होल्डिंग कंपनी का स्टॉक है उसमें से लेस करेंगे हम. तो इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है
इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वेदर इट इज अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और डाउनस्ट्रीम। वापस से याद दिला रहा हूं, वापस से याद करो। अगर डाउनस्ट्रीम हुआ तो मतलब क्या, पहले तो मतलब H2S, H लिमिटेड ने सोल्ड करा है गुड्स टू S लिमिटेड। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ये कि जो इसका इफेक्ट क्या आएगा, तो जो वर्किंग नोट नंबर 4 बनता है H लिमिटेड का प्रॉफिट उसमें से लेस हो जाएगा, और साथ में स्टॉक में से तो लेस होना ही है S लिमिटेड के, सब्सिडरी के स्टॉक में से लेस, और होल्डिंग के प्रॉफिट जो वर्किंग नोट नंबर 4 में बनाते हैं उसमें से लेस। बट अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका मतलब होता है सब्सिडरी ने गुड्स सोल्ड करा है होल्डिंग को, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें स्टॉक ऑफ होल्डिंग में से लेस करेंगे, और साथ में जो सब्सिडरी का वर्किंग नोट नंबर 6 में प्रॉफिट के एनालिसिस में पोस्ट प्रॉफिट होगा उसमें से लेस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 7। थोड़े से इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट, मतलब ये मिसप्रिंट्स वगैरह, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट करना। सेम अप्लाइज इन क्वेश्चन नंबर 7 था। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दोनों के गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का गिवन है, फर्नीचर गिवन है 80,000, डेटर्स गिवन है 3 लाख और 30,000, स्टॉक, अब ये देखो स्टॉक के आगे ये इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए था, तो स्टॉक गिवन है 3,20,000 और 1,70,000 का, ये स्टॉक की वैल्यू है। फिर इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इन वाई लिमिटेड एट कॉस्ट, ये अलग से है पूरा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं अमाउंट, तो स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो स्टॉक के नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए था इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इन वाई लिमिटेड, वो आएगा 2,60,000 का। अच्छा, सॉरी, सुनो अब मेरी बात है ना। फर्नीचर 80,000 और 30,000 है, फर्नीचर कितना है 80,000 और 30,000, ये एक लाइन का गैप नहीं है। फिर डेटर 3 लाख और 1,70,000 है, और फिर स्टॉक 3,20,000 और 1,60,000 है। प्लीज इसको मैच करना, वापस से बता रहा हूं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 4.5 लाख और 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 3.5 लाख और 1,60,000, फर्नीचर 80,000 और 30,000, डेटर्स 3 लाख और 1,70,000, स्टॉक 3,20,000 और 1,60,000, शेयर इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इन वाई लिमिटेड एट कॉस्ट 2,60,000 और डैश, फिर कैश बैलेंस 40,000 और 30,000, दैट हैज बीन गिवन। फिर ऐसे पेड अप कैपिटल शेयर्स ऑफ 100 ईच 10 लाख और 3 लाख, जनरल रिजर्व 4 लाख और 1,25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख और 1,75,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख और 70,000। इट हैज बीन गिवन। You are required to prepare a consolidated balance sheet as on 31st December 2010. ओके, और हमने एक्वायर कब करा अभी नहीं बताया। Showing in details the necessary adjustments and taking into consideration the following information. X Limited acquired the shares of Y Limited on 1/1/2010. बता दिया, देखो 31 दिसंबर का गिवन है और आपने 1/1/2010 को एक्वायर करा है, ठीक है, तो एक साल पहले ही पूरा एक्वायर करा है। When the balance of their profit and loss account and general reserve was 75,000 and 80,000 रिस्पेक्टिवली, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस 70 दिख रहा है उसमें से 75,000 तो पैसे आ रहा है, और 80,000 जो आपको, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,75,000 है, उसमें से 75,000 फ्री है, 1 लाख पोस्ट है, और जो जनरल रिजर्व 1,25,000 है उसमें से 80 फ्री है और 45 पोस्ट है, तो अभी हम चेक कर लेंगे। स्टॉक ऑफ 1,60,000 हेल्ड बाय वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड मतलब सब्सिडरी, उसके पास जो 1,60,000 का स्टॉक है, कंसिस्ट ऑफ 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, यानी एक्स है सोल्ड गुड्स टू वाई, दैट इज कॉल्ड एज योर डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। ट्रीटमेंट बोलो पहले। वर्किंग नोट नंबर 4 जो एच लिमिटेड का पीएनएल है उसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड का जो स्टॉक 1,60,000 दिखाओगे उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेस करोगे, मगर वो 60,000 में इंक्लूडेड है बस,
Who has charged profit at 25% on cost? 25% on cost का मतलब 1/4 on cost यानी 1/5 on sales यानी 60,000 का 12,000 और वो 12,000 हम लेस करेंगे 1 लाख में से और साथ में ये जो 1,60,000 का स्टॉक इसमें से, बस ये चीज एक्स्ट्रा थी। फिर इंक्लूडेड इन डेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 30,000 ड्यू फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो जो हमारे डेटर्स हैं 3 लाख रुपए के, उसमें से 30,000 रुपए लेस कर देना और जो क्रेडिटर्स था 70,000 रुपए का, उसमें से भी हम 30,000 रुपए को लेस कर देंगे। चलो अब ये वापस बनाना चालू करें। फर्स्ट पेज पूरा छोड़ना है आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 सीओसी अकाउंट लिखोगे और वो सीओसी अकाउंट कितना लिखने वाले हो? आई बिलीव इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन वाई लिमिटेड कॉस्ट 2,60,000 का है। अब क्वेश्चन में इस बार आपको ये बताया है that X Limited acquired the shares of Y Limited on 1/1 investment in shares in Y Limited at cost, तो ये तो 2,60,000 है, ठीक है। तो आई बिलीव ये क्वेश्चन का पहले मैं आपको वो बता देता हूं, थोड़ा कुछ मिसिंग है केस में। लेट अस चेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा पूरा प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 7। हाँ आप इससे भी मैच कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन वाई लिमिटेड एट कॉस्ट जो है ना, उसमें गिवन होना चाहिए। हाँ ये चीज मिसिंग है वापस से, थोड़े क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, इसको आप चेक करना। दैट इज 2,000 शेयर्स, ये गिवन है क्वेश्चन में। ये जो 3 लाख है ना, ये आपके 3,000 शेयर्स हो गए, तो इसमें से 2,000 आपके पास में, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बाकी आप ये बैलेंसेस चेक कर लो। देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 4.5 लाख और 1,20,000, प्लांट मैंने चेक करवाई दिया था आपको 3.5 लाख और 1,60,000, फर्नीचर 80-30, डेटर्स 3 लाख और 1,70,000, स्टॉक 320 और 160, और ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन वाई लिमिटेड एट कॉस्ट 2,000 शेयर्स है। क्वेश्चन में दे रखा है 2,000 शेयर्स, 2,60,000 का कैश बैलेंस आ गया, और ऐसे आपके पास ये सब चीजें भी आ गई जो मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। मतलब आपको यहां पर और क्या चेंज करना है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन वाई लिमिटेड एट कॉस्ट 2,000 शेयर्स, 2,60,000। तो 2,000 शेयर है, तो आपको क्या पता पड़ा? अब आप पहले परसेंटेज निकालोगे ना, तो 3,000 में से 2,000 आपके पास है, मतलब 66.66% आपके पास में, और 33.33% मतलब हर चीज का 1/3 एमआई के पास में। आया समझ में? 2/3 और 1/3 बोल सकते हो आप, है ना। तो अब हम वर्किंग नोट नंबर 1 जब बना रहे हैं तो हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,60,000, और ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है 66.66%। 5, 6, 7 लाइन छोड़ने के बाद वर्किंग नोट नंबर 2 एमआई, फिर वर्किंग नोट नंबर 3 जनरल रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड दैट वाज 4 लाख। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद वर्किंग नोट नंबर 4 पीएनएल ऑफ एक्स लिमिटेड 3 लाख, मैंने पहले 1 लाख में बोल दिया था, वो 3 लाख है उसका, तो पीएनएल अकाउंट 3 लाख। वर्किंग नोट नंबर 5 एनालिसिस करना चालू करेंगे, मगर उससे पहले शेयर कैपिटल लिख देते हैं। तो ये 3 लाख की शेयर कैपिटल है ना, तो पहले आप सीओसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, और एमआई में लिख दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। ये समझ में आ गया? हाँ। अब हम जाएंगे पहले पीएनएल अकाउंट बनाएंगे इसका। तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस इसका दिख रहा है 1,75,000 क्लोजिंग, और ओपनिंग बैलेंस इसके पास आ रहा था 75,000 का। तो 75,000 का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 1,75,000, और जनरल रिजर्व में इस बार ट्रांसफर करा है 45,000, तो 1,75,000 और यहां पर टू जनरल रिजर्व भी लिख देंगे 45,000। तो यहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का करंट ईयर का बैलेंस आ जाएगा, जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर लो, के दिखाऊं आपको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमने स्टार्ट किया बनाना सीओसी अकाउंट, 2/3 एमआई क्लेम, जनरल रिजर्व, पेनल, देखो एनालिसिस करा। तो ये 75, 1,75, और ये देखो आप चेक कर रहे हो ना, 75, 1,75, 45, तो 1,45। ये सिर्फ दिखाने के लिए करा। अब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं, बाद में दिखाऊंगा आंसर। तो फिर अब आप एनालिसिस करोगे ना इस प्रॉफिट एंड लॉस का ही, तो आप दिखाओगे कितना? 1,75। 1,75 के आप 2 पार्ट्स बनाओगे, 75 प्री, 1 लाख पोस्ट, एक्सक्लूडिंग जनरल रिजर्व, क्योंकि वो हम अलग से करते हैं। फिर जो प्री दिखा रहे हो ना 75, उसके 2 पार्ट्स, 2/3, 1/3। 2/3 विल बी ऑफ एच लिमिटेड जो सीओसी में जाएगा, और 1/3 विल बी ऑफ एमआई। तो 75 का 1/3 हो गया 25, और 50 तो हमारा 2/3 हो गया जो एच लिमिटेड के सीओसी में जाना है।
और इधर भी करा हमने 1 लाख का 2/3। हाँ, तो 1 लाख का 2/3 विल बी आई बिलीव 66,667 और 1/3 विल बी 33,333। तो 33,333 प्लस 25,000 ये एमआई में जाएंगे, ठीक है ना। और जो 66,667 था वो आपके पीएनएल में ऐड हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 4 3 लाख में। और जो एमआई वाला था 50,000 रुपए, सॉरी एच लिमिटेड वाला था 50,000 रुपए प्री वाला, वो जाएगा सीओसी में। चेक कर लो, साथ साथ में चेक करा रहा हूं मैं आपको। देखो, एक 75 का 75 और 1 लाख 66,667 ये आपके वर्किंग नोट 4 में जा रहा है। ये और ये 25 और ये एमआई में जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 में। और ये वर्किंग नोट नंबर 1 के क्रेडिट साइड में 50,000 चला जाएगा। यहां पर चेक भी कर लो फटाफट फटाफट। देखो, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल तो 2 लाख आया, प्री प्रॉफिट आ गया 50,000, एमआई में वो दोनों को ऐड करके ये आ गया, और ये पीएनएल में शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट आ गया 666,667। चलो, समझ में आया? यहां तक आगे बढ़ रहा हूं। ये आपने पीएनएल का एनालिसिस करा। अब जनरल रिजर्व का करोगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस 125 है, 125 के 2 पार्ट्स, 80,000 प्री और बाकी बचा हुआ 45 पोस्ट। 45 के 2 पार्ट 30,000 और 15,000। तो 30,000 जो है वो तो जनरल रिजर्व ऑफ 4 लाख में ऐड कर दोगे, और जो 15,000 है वो एमआई में जाने वाला है। और फिर जो 45 का कराना भी तो है। अब 80 का भी करोगे तो 80 का 2/3 और 1/3 कर दोगे। जो भी आएगा 1/3 एमआई वाला दोनों ऐड कर देना, पोस्ट वाला और प्री वाला। और जो एच लिमिटेड वाला प्री वाला आ रहा है वो सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दोगे। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। देखो, ये रहा भाई प्री जनरल रिजर्व। पहले जनरल रिजर्व का एनालिसिस दिखाता हूं। ये रहा जनरल रिजर्व का एनालिसिस। 125 ओपनिंग आ रहा है 80 और 45, 2 पार्ट्स कर दिए। ये एमआई में दोनों को ऐड करके एमआई में चला गया। ये पोस्ट प्री वाला, ये वाला हमारे पोस्ट में चला गया वर्किंग नोट नंबर 3 में, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 में। चेक कर लो, ये आया वर्किंग नोट नंबर 3 में 30,000, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 में, और ये एमआई का एमआई में। यहां तक समझ में आ गया जनरल रिजर्व भी? यस सर, ओके। अब इंपॉर्टेंट बात है जो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, वो ये है ये वाले बी वाला पॉइंट की। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि 60,000 का वो 12,000 हमने निकाला, वो हम लेस कहां से करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 4 में से। एक तो क्योंकि डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, और साथ में स्टॉक जब हम कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाएंगे, इस बार हम 2 वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाएंगे अभी तक के बाद के, तो वो मैं दिखाता हूं आपको, है ना। देखो क्या करा आपने इस ट्रांजैक्शन से। ये स्टॉक का देखो, ये मैंने वर्किंग नोट नंबर 4 में से लेस कर दिया 12,000, और साथ में जब मैं स्टॉक लिखूंगा ना उसमें से लेस करूंगा। मगर देखो, मैंने ये वर्किंग नोट नंबर 7 बताया, ऐसे आप भी लिखना, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। फिर द अनरियलाइज्ड इंटरग्रुप प्रॉफिट चार्ज बाय एक्स लिमिटेड एंड इंक्लूडिंग द स्टॉक ऑफ वाई लिमिटेड, तो 12,000 कैसे निकाला? 60,000 का 1/5 करके। फिर अब इसको कैसे करना है एलिमिनेट, तो लिख के बता दिया, रिड्यूस फ्रॉम पीएनएल ऑफ एक्स लिमिटेड और रिड्यूस फ्रॉम स्टॉक ऑफ वाई लिमिटेड, तो कंसोलिडेटेड शेड्यूल में। अब देखो दोस्त, यहां तक जब आप समझ चुके हो कि ऐसे ऐसे करना था, अब आप सुनो, जब आप अब इसको ऐड करके बनाओगे तो देखो, शेयर कैपिटल के लिए तो आप 10 लाख ही लिख दोगे। जनरल रिजर्व जो आपने निकाला अभी 4,30,000 वो लिखोगे। सॉरी, सीओसी अकाउंट बंद करना, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना पहले तो, है ना। फिर जनरल रिजर्व लिख दोगे आप जो आपने वर्किंग नोट नंबर 3 से लाया। फिर आप पीएनएल अकाउंट लिखते टाइम भी वर्किंग नोट नंबर 4 से माइनस करा जो आपने डाउनस्ट्रीम वाला ट्रांजैक्शन वो लिख दोगे। फिर दोस्त, ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखने हैं ना आपको, ठीक है, ये 1 लाख और 70,000। फिर आपको ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी सब लिखना है, तो इसके लिए आप एक अलग से वर्किंग नोट बनाओ बाद में कंसोलिडेटेड शेड्यूल के नाम से, जिसमें क्या लिखो? पर्टिकुलर्स, जो भी ऐड करना होता है ना आपको, वो सब चीजें लिखा करो, पर्टिकुलर्स। फिर आप लिखो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और टोटल। देखो मैं दिखाता हूं, उसमें सारे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और वो लिख दो। देखो ऐसे कंसोलिडेटेड शेड्यूल की तरह। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने लिखा एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और टोटल। अब मैं लिखता गया फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, दोनों का लिख दिया टोटल करके, जो ये बैलेंस शीट में जाने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी, दोनों का लिख दिया टोटल करके, बैलेंस शीट में जो जाने वाला है। ऐसे भी आप कैलसी पे करोगे, वो यहां दिखाओ ना यार। फिर फर्नीचर, दोनों ऐड करके दिखा दिया। ऐसे ही डेटर्स जब दिखाए दोनों ऐड करके, तो पता पड़ जाना चाहिए एक्स लिमिटेड के डेटर्स में से था ना वो अमाउंट इंक्लूड, तो वो एक लाइन छोड़ दी, म्यूचुअल होल्डिंग की वो लेस भी कर दिया। फिर जो अमाउंट आया फिर दोनों को ऐड करके बताया 4,40,000। ऐसे ही स्टॉक बताया तो 3,20,000 और 1,60,000, और 1,60,000 के स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 12,000 लेस करना था वो कर दिया यहां पर। फिर जो अमाउंट आया इन दोनों को ऐड करके दिखाया।
फिर ऐसे ही कैश का भी दोनों अमाउंट ऐड कर दिया 70,000। ऐसे ही क्रेडिटर्स में भी दोनों का अमाउंट ऐड करा, मगर जब डेटर्स में से लेस करा था म्यूचुअल होल्डिंग ओनरशिप, तो वही हम यहां पर म्यूचुअल ओइंग भी ऐड करेंगे, लेस कर देंगे। यहां पर भी तो लेस करा था ना डेटर्स में से, वैसे यहां से भी लेस कर देंगे और फिर जो आएगा वो दोनों ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 4,40,000, 468 और 70,000 ये करंट एसेट्स का अमाउंट आ गया जो आपने दिखा दिया। ऊपर वाला सारा आपका नॉन करंट एसेट्स आ गया और ये करंट लाइबिलिटीज आ गई। ये अमाउंट जितना जितना है आप चेक कर लेना, 1,40,000 और ये सब। ये एक ऐसा शेड्यूल हर बार और बनाएंगे हम साथ में, इससे आपकी ये बैलेंस शीट पूरी टैली हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो। मैंने नोट्स भेजे हैं आपके ग्रुप में, तो आप ये चेक कर लेना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में वापस से क्या आ रहा था इस बार कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन एज पर AS 21। जब आप यहाँ दिखाओगे ना, ये देखो ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया ना, तो कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन एज पर AS 21 जितना भी आया वो दिखा दिया। देखो आपकी बैलेंस शीट भी आ गई, बैलेंस शीट टैली भी हो जाएगी और ये आपके वर्किंग नोट्स भी आ गए, सारे नोट्स टू द अकाउंट्स भी आ गए। एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 7th। थैंक यू वेरी मच।